आई अपने, जिसके मैंने काफ़ी सीन लिखे। नीरज पाठक जैसी बारिश होती थी, छुट्टी हो जाती थी, फिर कहाँ बैठेंगे आप। तो उन दिनों के हम उसी दिशा में ये पहला कदम है, जिसमें 4 नवंबर को उनकी जयंती के दिन हम लोग 79वीं जयंती है, उस दिन गांव में एक बड़े कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें ज़िले के सभी लब्ध प्रतिष्ठित जो भी कवि हैं उसमें शामिल हो रहे हैं, और कुछ एक बाहर के भी लोग इस बार। अगले साल से और भी बड़ा इसका शेप हो सकता है। गाजीपुर के रहने वाले हैं, युवराजपुर से, और निकल के बॉलीवुड तक का सफ़र सर कैसा रहा आपका? देखिए, मैं हूँ तो गाज़ीपुर से ही, और मैंने शुरुआती पढ़ाई यहीं से की है। गांव के स्कूल में भी पढ़ा हूँ, और गाज़ीपुर से सिटी इंटरमीडिएट कॉलेज से मैंने इंटर किया, और उसके बाद मैं इलाहाबाद गया। मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया हिंदी में। उसके बाद मैंने यूपी कॉलेज में भी एडमिशन लिया था, नरेश मेहता के साहित्य में सांस्कृतिक और मिथकीय चेतना रिसर्च के लिए, बट उन्हीं दिनों मैं मुंबई चला गया। उसके पहले मैं पत्रकारिता करता था इलाहाबाद में। सहारा समय वीकली के लिए मैंने बहुत काम किया, दैनिक जागरण के लिए कॉलम लिखा, और आकाशवाणी इलाहाबाद के लिए मैंने 4 साल युवाणी होस्ट किया। दूरदर्शन इलाहाबाद के लिए कृषि दर्शन जो उनका कार्यक्रम आता है, उसके लिए मैंने काम किया, मतलब होस्ट किया। और थिएटर मैंने बहुत साल किया इलाहाबाद में, जब तक था मैं थिएटर करता रहा, और साहित्यिक गतिविधियों में भी मैं शामिल रहा। मैगज़ीन भी निकालता था, सांस्कृतिक समुच्चय, उसके कुछ अंक आए। सांस्कृतिक समुच्चय सम्मान हमने आयोजित किया, जिसमें पहली बार कैलाश गौतम को और दूसरी बार काशीनाथ सिंह को सम्मानित किया गया। तो ये सब यहाँ की मेरी एक्टिविटीज़ रही, लेकिन उन्हीं दिनों अब डिसाइड करना था कि हम कहाँ जाएँ, मुंबई जाएँ या दिल्ली जाएँ, क्योंकि इलाहाबाद में करने के लिए बहुत कुछ स्पेस था नहीं, और बहुत सारे संसाधन आज की तरह नहीं थे। ना यूट्यूब था, ना सोशल मीडिया था, कुछ नहीं था। कंप्यूटर अभी नया-नया आया था, पेंटियम 1-2 चालू हुआ था अभी नया-नया। तो उन दिनों में आप क्या कर सकते हैं, कुछ करने की गुंजाइश नहीं थी, तो हम मूव कर गए मुंबई, और वहाँ जाकर हमने ज़मीन तलाशनी शुरू की। कुछ समय तक घोस्ट राइटिंग किया, कुछ छोटी-छोटी फ़िल्में लिखीं। फिर मैं एक सीनियर राइटर के साथ असिस्ट किया, मतलब उनको। और उन दिनों पिक्चर बन रही थी पार्टनर, तो पार्टनर में मैं घोस्ट राइटिंग किया, कुछ 14-15 सीन लिखे। फिर उसके बाद अपने बन रही थी, उसमें घोस्ट राइटिंग किया नीरज पाठक जी के साथ। जो काफ़ी फेमस बॉलीवुड में रह चुका है, सलमान खान का जो पार्टनर था, उसी में आपने हाँ, स्क्रिप्ट। यस, उसका स्क्रिप्ट कर रहा था, और उसके जस्ट बाद एक और पिक्चर आई अपने, तो तीनों ये देओल ये की। ये सबसे पहला आपका स्क्रिप्ट था इस मूवी में, या फिर इससे पहले भी? मूवी की दुनिया में मैंने कुछ छोटी पिक्चरें लिखी जो डीवीडी पर रिलीज़ हुई थी, तो वो बहुत छोटे प्रोड्यूसर का था, बट वो बहुत गुमनामी में मान लीजिए जो उसको। पर्दे पे रिलीज़ हुई वो पहली पहला? थी पार्टनर, जिसमें मैंने कुछ सीन लिखे थे। फिर उसके बाद आई अपने, जिसके मैंने काफ़ी सीन लिखे नीरज पाठक जी के साथ। एक और पिक्चर के लिए घोस्ट राइटिंग की थी, लाइफ पार्टनर, अनीस बज़्मी उनकी फ़िल्म थी, तो उसमें भी मैंने काम किया। और उसके बाद राइट या रॉन्ग एक पिक्चर आई, इरफ़ान खान, सनी देओल, कोंकणा सेन, ईशा कोप्पिकर, ये लोग थे उसमें। उसमें मैंने पहली बार स्क्रीन शेयर किया नाम के तौर पे, एसोसिएट राइटर उस पिक्चर में। आप मतलब पिक्चर देखेंगे तो नाम मिलेगा मेरा उसमें। वो कहेंगे कि मेरी पहली ऑफ़िशियली लिखी गई फ़िल्म जिसमें मुझे क्रेडिट मिला। ये बात है 2010 की। सर इसके अलावा आप कुछ सीरियलों में भी बैकग्राउंड सॉन्ग वगैरह दिए हैं? मैं इस काम के बाद एक गाना मैंने लिखा, अगले जन्म मोहे बिटिया ही की, जो टाइटल ट्रैक। तो वो गाना अप्रूव हुआ, और वो बना, और काफ़ी सराहा गया, और 2010 का जो इंडियन टेली अवार्ड था, उस गाने को बेस्ट टाइटल सॉन्ग का अवार्ड मिला। उसके बाद मैंने अगले जन्म मोहे बिटिया के बाद प्रतिज्ञा के सारे गाने लिखे, मन की आवाज़, प्रतिज्ञा। फिर उसके बाद रहना है तेरी पलकों की छाँव में का टाइटल ट्रैक एंड ऑल सॉन्ग, दो सहेलियाँ के गीत, हाउसवाइफ है सब जानती है के गीत। फिर अभी मैंने रिसेंटली दंगल पर एक शो आ रहा है, वो मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने प्रोड्यूस किया है, पूर्णिमा, उसके टाइटल ट्रैक को मैंने लिखा है रिसेंटली। तो मतलब लिख रहे हैं लगातार। सर थोड़ा सा हमें कुछ जानकारियाँ दे दें, जैसे कि आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपने बताया
आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट की, उसके बाद मुंबई जाने का मतलब कैसे आपके मन में, ज़हन में आया? देखिए, मुंबई जाने का ज़हन में आने जैसी बात नहीं थी। जो हम काम कर रहे थे, उसकी धुरी जो है या कह सकते हैं से केंद्र बिंदु जो है मुंबई ही है। क्योंकि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो और बिज़नेस जब बड़ा होता है तो उसकी एक तरह से कैपिटल मुंबई है। उसी तरह साहित्य की जो कैपिटल है वो दिल्ली है, कुछ जगह फिक्स है। उसी तरह जब आप कोई भी ऐसा परफॉर्मिंग आर्ट में जब आप आगे बढ़ोगे, तो आप एक लिमिट के बाद आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आपके सारे स्रोत वहीं हैं। आप यहाँ से छोटे-मोटे काम कर सकते हो, थोड़े बहुत कर सकते हो, लेकिन अगर रेगुलर आपको मेन स्ट्रीम में बने रहना है तो आपको मुंबई में रहना पड़ेगा और रहोगे तभी करोगे। इवन पेंटिंग करने वाले लोग भी जबकि उनकी प्रदर्शनी काला घोड़ा में वहाँ नहीं लगती है टाउन में, तब तक वो मानते नहीं हैं कि वो नेशनल लेवल के चित्रकार हैं। उसी तरह संगीत में जब तक आपका अगर लोकगीत गायक भी हैं तो टी सीरीज़ से आपका नहीं आया है तो आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता है। वैसे ही और भी चीज़ों में है कि आपकी पिक्चरें अगर वर्ल्ड वाइड नहीं आएँगी, ग्लोबली नहीं बनेंगी तो नहीं जानेंगे लोग। उसी तरह म्यूज़िक में है, जब तक आप यहाँ गाते रहिए, वहाँ से एक चीज़ आती है, आप छा जाते हो। जहाँ तक सुनने में आया था, आपके पापा जो हैं काफ़ी फ़ेमस टीचर रह चुके थे हाँ। और आप जो है बॉलीवुड में कदम रखे, मतलब अब थोड़ा-सा ये कंट्रास्ट है क्योंकि देखिए हम जिस गाँव में जन्म लिया मैंने, उस गाँव में 2 स्कूल थे, एक प्राइमरी स्कूल और एक जूनियर हाई स्कूल, यही थे बस उन दिनों। और प्राइमरी स्कूल की छत थी ही नहीं, मिडिल की भी, मतलब वो जूनियर हाई स्कूल को मिडिल स्कूल भी बोला जाता है। तो मिडिल स्कूल में भी छतें सब टूटी हुई थी। तो मतलब ये था कि जैसे ही बारिश होती थी, छुट्टी हो जाती थी। फिर कहाँ बैठेंगे आप? तो उन दिनों के हम स्टूडेंट थे और वो ज़माना ऐसा था कि अभी मॉडर्नाइज़ जो चीज़ें पहुँची हैं, ड्रेस और ड्रेस कोड ये सब कुछ नहीं था और घर से बैठने के लिए सब लोग बोरियाँ लेकर जाते थे। तो वहाँ से हमारी पढ़ाई स्टार्ट हुई। हम किसी कॉन्वेंट स्कूल में या किसी बड़े इंटरनेशनल स्कूल में नहीं पढ़े थे। लेकिन हमने जो जीवन की पढ़ाई की वो बहुत गहरी की। हमें गली, मुंडेर, छत, रिश्ते, नाते, चौबारे, बाग, बगीचे, नदी, ये सब कुछ हमने जिया था। चिड़िया, जानवर सब हमारे जीवन के पार्ट थे। तो जो असली पढ़ाई थी व्यवहार की, वो हमने बहुत गहराई से किया। आप भले ही मुंबई में चले गए, आप वहाँ रह रहे हैं, लेकिन आपके दिल में अभी भी गाज़ीपुर है। इसलिए आप कुछ कार्यक्रम जो आपने आयोजन किया, वो गाज़ीपुर में ही किया है। ज़रा एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा, मेरे पिताजी जो थे एक साधारण किसान परिवार में जन्मे व्यक्ति थे, श्री मुरलीधर सिंह। और उनकी सोच बहुत दूरदर्शी थी। वो हमेशा चाहते थे कि हमारे गाँव के लोग पढ़ें, लिखें या कुछ भी जो भी करें, खेल-कूद करें, उसमें वो नेशनल, इंटरनेशनल फ़ेम पाएँ। ऐसा सपना उनका था। अब ये उनको नहीं पता था कि क्या-क्या करने के बाद आदमी नेशनल फ़िगर बनेगा या क्या-क्या करने के बाद, लेकिन जितना उन्हें पता था, वो मोटिवेट करते रहते थे सबको। और यही वजह थी कि जिस समय हमारे गाँव में हर कोई सोचता था कि जल्दी से 19 साल, 20 साल हो और वो फ़ौज में चला जाए या पुलिस में चला जाए, वो हमें बड़े सपने दिखाते थे। और एक जाने-अनजाने और गलती होती थी उनसे कि वो बचपन से हमें क्या बोलते थे, विवेकानंद बनो, भगत सिंह बनो, चंद्रशेखर आज़ाद बनो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये सब बनने के लिए आपको आग पर चलना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ों को तोड़ना पड़ता है, जलाना पड़ता है, परंपराएँ बदलनी पड़ती हैं। तो जब हम उस रास्ते बढ़ने लगे, कुछ अलग करने, कुछ जोखिम उठाने, तो दिक्कतें बढ़ने लगी, चुभने लगी चीज़ें। हर आदमी को बुरा लगता था, लोग ये बोलते इतने साल पढ़ाए, कितने साल पढ़ाएँगे इलाहाबाद? घर बुला लीजिए। इतना साल कोई पढ़ता है क्या? अच्छा खासा है, उसके साथ के लोग इतना कमा रहे हैं, उतना कमा रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं। लेकिन उनको लगता था कि नहीं, मेरे समझ में भले कम आ रहा है लेकिन जो बच्चे बता रहे हैं कुछ डिफरेंट है और बड़ी चीज़ें, नई चीज़ें हासिल करने में वक़्त लगता है। वो अचानक नहीं हो जाएगा। एक साधारण लड़का जो इंटरमीडिएट पास करके सिवान पर दौड़ेगा और फ़ौज में चला जाएगा, वो चैलेंज थोड़े सालों का है। लेकिन एक लड़का सोचेगा कि मुझे आईएएस बनना है, सपोज़ एक उदाहरण है, कलाकार की बात छोड़ दीजिए, आईएएस बनना है। तो वो क्या करेगा? पहले इंटरमीडिएट करके किसी शहर में जाके या कहीं से भी ग्रेजुएशन करेगा। ग्रेजुएशन करने में उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? आप ऐसे जोड़ कर देखिए, अगर वो 5 ईयर्स ये ले लीजिए और 8वीं तक हो गया तो 21 साल 10 के मतलब आसपास। 21-22 साल में जाके उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। तो वो 26-27 साल तक कॉम्पिटिशन देगा। तब अगर कहीं सक्सेसफुल हुआ और नहीं हुआ तो कहेगा कि मुझे टीचर बनना है या कुछ और बनना है, तो और एडिशनली जोड़ लीजिए। तो इस तरीके से उसको मिलेगी कामयाबी 30-32 में या 28-30 में। तब तक आपके गाँव में ये खबर फैल जाएगी कि ये निकम्मा आवारा बदमाश हो चुका है, किसी काम का नहीं है, ये तो फेल हो चुका है।
और एक कहावत बोली जाती है कि कोल्हू के रहना पचरों के ना फैलना। जी। तो ये बोल दिया जाएगा आपके लिए। तो ये एक ट्रेजेडी है गाँव की, लेकिन मेरे पिताजी ने इस नॉर्म को तोड़ा और वो सबके लिए कहते रहे। बहुत उनको उल्टा-पुल्टा सुनना पड़ा, क्योंकि जब मैं इलाहाबाद में था और मैं तबला सीख कर जब गाँव आया, तबला लेकर, तो बहुत लोगों ने हँसा कि माट साहब को दूसरको लइकवा गइल, काम खत्म है, कहानी खत्म। लेकिन मैं पहला आदमी था अपने गाँव का जिसने तबला में ग्रेजुएशन किया एकेडमिकली। उसके बाद कई लोगों ने किया और म्यूज़िक का उसका लाभ भी मिला। कई लोगों ने अभी एक अरेंजर है, एक कुछ है, ऐसे करके लोग कर रहे हैं। तो ये मेरे पिताजी के साहस का परिणाम था। वो अंत तक जब उनको ये पता चल गया, जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आपके लड़के अच्छा कर रहे, तब उनको थोड़ा यकीन हुआ। लेकिन वही है कि ये सब करते हुए दंगल करवाते रहे वो गाँव में, वॉलीबॉल करवाते रहे, कोई भी ऐसा इवेंट, इंटर कॉलेज खोलना है, हर चीज़ में सक्रिय रहे और अभी भी लगातार चाहते थे कुछ नई चीज़ें हो जाएँ, कुछ नई चीज़ें बन जाएँ। लेकिन उनको कैंसर आया 2022 में और वो लिम्फोमा था, सवा साल सर्वाइव कर पाए, फिर कोकिलाबेन मुंबई में उनका निधन हो गया। उसके बाद हम यहाँ आए और यही था कि निधन हो गया तो हमने यही सोचा कि जिस आदमी की इस मिट्टी से इतना अनुराग हो उसे वहीं ले जाना होगा, तो हम लोग यहाँ ले आए, उनका अंतिम यहीं पर किया गया। और उसके बाद 2 अक्टूबर को निधन हुआ, 4 नवंबर को उनकी जयंती थी। तो मैंने कहा कि ये काम मैं नहीं बंद करूँगा। उनको याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि उसके बहाने उन सारे लोगों को बल मिलेगा जो ऐसा सोचते हैं, जो ऐसा करना चाहते हैं और जो परंपरा को बदल कर, तोड़ कर, मॉडिफ़ाई करके नई चीज़ें गाँव में लाना चाहते हैं। समाज में नए मैसेज सपनों को देखने का जो ज़रूरत कर सकता हो, उसको बल मिलेगा। तो ये इसी तरह के आयोजन को मैंने पहली बार किया और मैंने कहा कि ये किया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे इसमें लोगों का साथ मिलेगा या लोग इसको मेरे व्यक्तिगत उत्सव की तरह नहीं लेंगे। ये सार्वजनिक उत्सव और सार्वजनिक सपना बन पाएगा और उस सपने को आगे ले जाने वाला एक कह सकते हैं दरवाज़ा बनेगा। तो वो अब इस दिशा में जैसे हमारे सहयोगी हैं शम्मी कुमार या अपने ये हैं संजीव भाई हैं और भी गाँव से मेरे जितने भी लड़के हैं जो वॉलंटियर हैं, उन लोगों ने खुद कहा कि इसे हम एक ग्लोबल या कह सकते हैं कि बड़ा चेहरा दें और यहाँ से सांस्कृतिक चीज़ें हों, साहित्यिक चीज़ें हों, बौद्धिक चीज़ें हों। एक तरफ वॉलीबॉल हो रहा है, बड़े लेवल के टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक आयोजन होगा जिसमें साहित्य, कला, संस्कृति के लोगों को प्रमोट किया जाए, आगे चल के उनको रास्ता दिखाया जाए, मंच बना जाए उनके लिए। तो बिगिनर्स के लिए एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बनेगा। फिर हम अखिल भारतीय चेहरों को ला पाएँगे अगर गाँव तक, तो पहले दिन से बच्चे का अगर 8 साल के बच्चे को पहले ही दिन अगर सुनने को मिल जाए किसी मतलब समझ लीजिए कि नेशनल फिगर किसी को, तो उसका सपना बहुत बड़ा हो जाएगा और वो अपने लिए रास्ता ढूँढ लेगा। और हर साल ऐसे ही लोग मिलेंगे तो सपने भी वैसे ही देखेगा हर आदमी। तो उसी दिशा में ये पहला कदम है जिसमें 4 नवंबर को उनकी जयंती के दिन हम लोग 79वीं जयंती है, उस दिन गाँव में एक बड़े कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं जिसमें ज़िले के सभी लब्ध प्रतिष्ठित जो भी कवि हैं उसमें शामिल हो रहे हैं और कुछ एक बाहर के भी लोग इस बार अगले साल से और भी बड़ा इसका शेप हो सकता है। और साथ में एक संगीत का भी कार्यक्रम है जिसमें लोकगीत के कई चेहरे आ रहे हैं, इलाहाबाद और आसपास के इलाकों में जो प्रचलित हैं। उदयचंद परदेसी जो कि एक ज़माने में मोहम्मद खलील के राइट हैंड थे, हारमोनियम पर उनसे बेहतर कोई संगत नहीं कर सकता था और जो जिसे पीछे से आवाज़ देते हैं जो, वो सपोर्टिंग जो वॉइस थी, वो मोहम्मद खलील के साथ उदयचंद परदेसी की ही सुनाई देती है आज भी। और आज भी कहा जाता है कि मोहम्मद खलील भोजपुरी के कह सकते हैं कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान हैं, इतने काबिल थे। और उनका गाना कौनी खोतवा में लुकैलू आहिरे बालम चिरई, चाहे छलकल गगरिया मोर निर्मोहिया या ऐसे कई गाने हैं उनका जो बहुत सुपर हिट थे अपने ज़माने में, रेडियो पे बजा करते थे। तो वो आ रहे हैं, तो उनसे उन गानों की भी फरमाइश हो पाएगी, सुन पाएंगे जो उन्होंने गाए हैं, सुंदर सुंदर गीत हैं। कुछ मेमोरीज़ भी शेयर करेंगे खलील के साथ, जब वो झनकार पार्टी खलील ने बनाई थी तो उसमें वो कहाँ-कहाँ प्रोग्राम करने गए थे, गाज़ीपुर में कहाँ प्रोग्राम हुआ था, तो काफ़ी रोमांचक होगा। उनके साथ यंग चेहरे भी हैं, जैसे श्रुति सिंह हैं, राकेश कुमार हैं और भी 1-2 चेहरे हैं। कुछ एक आर्टिस्ट बनारस के भी हैं, मतलब 4-5 आवाज़ें सुनने को मिलेंगी और एक कह सकते हैं कि रोमांचक कार्यक्रम होने वाला है। 4 तारीख को शाम 5 बजे से 10 बजे के बीच में आयोजन है। एक वृत्त चित्र भी है मेरे पिताजी पे जो जिसमें उनकी बातें सुनने को मिलेंगी कि वो कैसे बोलते थे और उनका क्या ड्रीम था, हल्की सी झलकी उसमें मिल जाएगी।
क्या क्या उसका पूरा टोटल एड्रेस क्या रहेगा जहाँ किसका? पे ये कार्यक्रम होगा? ये है गांव युवराजपुर, ज़िला गाज़ीपुर। इतना ही एड्रेस है इस गांव का। जो ढूंढना चाहेंगे तो आजकल तो गूगल भी बता देता है कि किस रास्ते से जाएंगे, तो पहुंचना आसान है। और नहीं तो आप हमें कभी भी कहीं से भी ट्रेस कर सकते हैं। 9004040720 पे मैं आपको मैप भेज दूंगा और आप गांव पहुंच जाएंगे। और वहां से सकुशल आपको निकलने का रास्ता भी बताया जाएगा, किधर से वापसी है।